गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का चैप्टर विराम चिन्ह। विराम चिन्ह होता क्या है? विराम का अर्थ होता है रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। ठीक, तो विराम चिन्ह का अर्थ हुआ रुकना, अर्थात अपने भावों और विचार को सही रूप और सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा को बोलते अथवा लिखते समय विराम चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार उचित स्थान पर उचित विराम नहीं लेने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूं, सोनम नरेश तुम यहाँ रुकना मत जाना। नरेश सोनम ठीक है, मैं नहीं रुक रहा हूँ, जा रहा हूँ। यहाँ सोनम नरेश को रुकने के लिए कह रही है, परंतु विराम चिन्ह के अनुचित प्रयोग के कारण नरेश ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं हम। प्रदीप आ गया है। यहाँ स्पष्ट नहीं है कि प्रदीप के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है या तो उसके आने की सूचना दी जा रही है, क्योंकि इस पर विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं है। आइए बात करते हैं कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। विराम चिन्हों के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1 अल्प विराम, नंबर 2 अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह। अब ये होते क्या हैं, कैसे कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, इस बात का हम जानते हैं आगे की जानकारी में। देखिए, अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा सा रुकना। किसी भी वाक्य को बोलते समय थोड़ा कम रुक, यानी बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके लिए बीच बीच में हमें अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। जैसे भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। अर्ध विराम, उसके बाद आता है अर्ध विराम। अर्ध का अर्थ होता है आधा। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो अथवा रुकना हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे असम में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। ये क्या हुआ? हमारा अर्ध विराम का उदाहरण। इसके बाद आता है पूर्ण विराम। वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। इसके बाद आता अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, जैसे मोहन है, गोपाल है, गिरधर है आदि। इसके बाद आता है प्रश्न सूचक चिन्ह। बातचीत के दौरान जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शरीर में रक्त कणों का क्या काम है, या क्या तुम पौष्टिक खाना खाते हो। इसके बाद आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि यानी विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य।
खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य, ओहो यह तो बहुत बुरा हुआ, छी कितनी गंदगी है, अरे तुम आ गए, यानी कि आश्चर्य हुआ। इसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारतीय पर्व, मेरा प्रिय खेल। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए इस टाइप से। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक इकहरा और एक दोहरे। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे बीजक कबीरदास द्वारा रचित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि हैं, इत्यादि। किसी के कथन अथवा वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब किसी के द्वारा कोई बात कही हुई हो उसी रूप में लिखा जाता हो तब दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आता है कोष्टक। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं लता मंगेशकर भारत की कोकिला है, यानी मीठा गाने वाली है। ये क्या है, हमने कोष्टक में कर दिया। उसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए अथवा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक भी कहते हैं। जैसे नलिनी दिन रात परिश्रम करने लगा है, या राम दिन रात परिश्रम करने लगा है, सदा माता पिता का आदर करो, इत्यादि। अब आता है लाघव चिन्ह। किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में यानी कि छोटे रूप में लिखने के लिए इस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य जैसा चिन्ह लगा देते हैं तो यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के ड बना करके आगे शून्य जैसा चिन्ह लगा दे तो क्या होगा, ये लाघव चिन्ह को दर्शाएगा। आइए डालते हैं दोबारा से नजर इनको। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकने का चिन्ह। भाषा में स्पष्टता, शुद्धता तथा सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक, योजक और लाघव चिन्ह। विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग खुशी, आश्चर्य, घृणा, दुख, करुणा आदि भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रकट करते समय किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी बड़े अथवा प्रसिद्ध शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। ओके।